यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी पृथ्वी के धरातल के नीचे जो प्रवाहित होने वाला जो जल होता है चट्टानों की सुराखों में या दरारों में, उसके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में भूमिगत जल के जो कार्य थे वो देखे थे, तो आज अपन देखेंगे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, या इसको अपन काष्ठ स्थलाकृतियाँ भी कहते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः काष्ठ प्रदेश में इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसको टोपोग्राफी प्रोड्यूस्ड बाय ग्राउंड वाटर के नाम से भी जान सकते हैं इंग्लिश में। तो भूमिगत जल के कार्यों द्वारा काष्ठ क्षेत्रों में या चुनने वाले जो प्रदेश जो होते हैं उन क्षेत्रों में, काष्ठ क्षेत्रों में उत्पन्न स्थल रूपों का यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा। वास्तव में काष्ठ क्षेत्र चुनने की चट्टान से ही निर्मित होते हैं। पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के काष्ठ क्षेत्र में मिलने वाली चूने की पत्थर वाली चट्टानों पर निर्मित स्थलाकृति के आधार पर ही अन्य क्षेत्रों की चुनने की चट्टान वाले स्थल रूप को काष्ठ स्थलाकृतियाँ या काष्ठ टोपोग्राफी कहते हैं। अब है काष्ठ स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो काष्ठ टोपोग्राफी भी कह सकते हैं। तो सामान्य जो परिचय इसका अपन देखें तो जैसे सबसे पहले सामान्य परिचय काष्ठ टोपोग्राफी की, चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा, ये अपने को ध्यान रखना है, चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्रों में ही ये सामान्यतः होता है। ठीक है, क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण गोलन द्वारा होता है। यानी गोलन जो क्रिया है उसके द्वारा सामान्यतः होता है। ये स्थल रूप अन्य प्रकार की चट्टानों पर अपर्दन के अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों से सर्वथा ये भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस तरह लाइमस्टोन या चुनने के पत्थर वाली जो शैलें होती हैं, शैल पर निर्मित स्थल रूप को काष्ठ टोपोग्राफी कहा जाता है। काष्ठ शब्द जो हैं वो पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर तट के सहारे स्थित ये जो था, तो उसी के आधार पे इस प्रदेश का जो नाम हुआ, तट पर स्थित काष्ठ प्रदेश से लिया गया है। यहाँ पर लाइमस्टोन के शैल अत्यधिक वल्लित अवस्था में है। इन लाइमस्टोनों वाले काष्ठ प्रदेश की ऊपरी सतह पर जल ने घोल द्वारा तथा निचले भाग में भूमिगत जल ने अपने अपरदनात्मक या मुख्य रूप से गुलन क्रिया, जिसको अपरदनात्मक जो होता है वो क्रिया, वो कौन सी क्रिया के द्वारा होती है, गुलन क्रिया द्वारा जो चुनने के जो प्रदेश हैं, तो तथा निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा या विचित्र प्रकार की ये स्थलाकृतियों का विकास कर रखा है। यह काष्ठ प्रदेश लगभग 480 किलोमीटर की लंबाई तथा 80 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है और काष्ठ प्रदेश सागर तल से 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सतह के ऊपर जल की घुलन क्रिया ने असंख्य रंध्र, यानी जो छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं जिसको होल्स कहते हैं, बीहड़ या खड्ड या मारिन रेवियंस या अयन अवनलिकाओं, यानी गली इरोजन, जिसको जैसे चंबल के में रूप में होता है, चंबल के प्रदेशों में गली इरोजन या द्वारा छोटी छोटी घाटियों का निर्माण कर रखा है। इस कारण ऊपरी सतह इतनी उबड़ खाबड़ तथा असमान हो गई है कि उस पर नंगे पांव चलना निहायत ही कठिन कार्य हो जाता है। सतह के नीचे अनेक कंदराओं तथा निक्षेपणात्मक स्थलरूपों का विकास हो गया है। इस तरह से काष्ठ प्रदेश में अन्य स्थलाकृतियों से बिल्कुल अलग इन विभिन्न स्थलाकृतियों को काष्ठ प्रदेश की या स्थलाकृतियों की संज्ञा प्रदान की गई है और भूपटल के उन सभी भागों के लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट
क्षेत्रों में निर्मित स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृतियाँ कहा जाता है, जिन्हें पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश, ये भी अपने को ध्यान रखना है, यानी ये जो प्रदेश जो शब्द भी वहीं से लिया गया है, ठीक है। पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के कास्ट के लगभग ये समान है, समान स्थल रूप मिलते हैं। यद्यपि प्रत्येक देश के लाइमस्टोन या डोलोमाइट क्षेत्र में स्थल रूप संबंधी कुछ विभिन्नताएं अवश्य मिलती हैं, यानी एक समान नहीं होते, कुछ भिन्नताएं जरूर होती, परंतु कुछ ऐसी मूलभूत अपशिष्ट या उभयनिष्ठ विशेषताएं अवश्य होती हैं जो प्राय प्रत्येक कास्ट क्षेत्र में मिलती हैं। प्रत्येक देश के कास्ट क्षेत्र में विकसित स्थल रूपों का नामकरण प्राय वहाँ की क्षेत्रीय तथा भाषा के शब्दों में किया जाता है, यानी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के शब्दों में किया गया है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि स्थल रूप एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी वो समान होते हैं, ठीक है। जैसे ये जो यहाँ पे जो मैप दे रखा है, इस मैप में आप देख सकते हो, यानी ये ड्रावा जो नदी है और ये एड्रियाटिक सागर है, ये पूर्वी यूगोस्लाविया का जो क्षेत्र है डार्क जो लाइनों द्वारा जो छायांकित यानी शेडों के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो इसी प्रदेश में जो है यहाँ पे ये कास्ट टोपोग्राफी का विकास यहाँ पे सर्वप्रथम देखा गया, यहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, कास्ट यानी टोपोग्राफी जो है। तो ये आपको देखना है, तो ये मैप भी अपने को बनाना है ताकि ये कास्ट जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ पे है, यानी पूर्व यूगोस्लाविया का वास्तविक जो कास्ट जो क्षेत्र है वो ये शेडो द्वारा दिखाया गया है। तो पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के वास्तविक कास्ट प्रदेश के अलावा विश्व में कास्ट स्थलाकृतियों का विकास दक्षिणी फ्रांस के कासेस क्षेत्र, ग्रीस, स्पेनिश अल्डालूसिया, उत्तरी पुर्टो रिको, जमैका, पश्चिमी क्यूबा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी इंडियाना, पश्चिमी मध्य केंटुकी, वर्जीनिया, टेनेसी, मध्यवर्ती फ्लोरिडा प्रांतों में हुआ है। और उपयुक्त क्षेत्रों को प्रमुख कास्ट क्षेत्रों के ये कहते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कास्ट स्थलाकृति का पूर्णतया विकास हुआ है। इनके अलावा कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कास्ट स्थलाकृतियों की सदृश कुछ स्थल रूपों का विकास हुआ है और इस क्षेत्रों को गौण कास्ट प्रदेश या क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इनमें से प्रमुख है जैसे गौण कास्ट क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको का कास्ट कांसवार क्षेत्र, इंग्लैंड का चाक क्षेत्र, फ्रांस का चाक क्षेत्र और जूरा पर्वत के भाग, अल्प्स तथा एपिनाइन्स पर्वतों के कुछ भाग आदि भी इसमें शामिल हैं। अब जो है भारत में भी इस क्षेत्र के जो हैं कुछ यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें खासकर जैसे जम्मू कश्मीर और देहरादून के आसपास जो है ये सहस्त्रधारा, रॉबर्ट कंद्रा, टपकेश्वर कंद्रा आदि के नाम से भी ये जाने जाते हैं कास्ट प्रदेश जो भारत में है, ठीक है। अब जो है आज अपन ये दूसरा जो इसमें जो कौन कौन सी जो क्षेत्र जैसे यहाँ पे जैसे पूर्वी, इसके अलावा भी पूर्वी हिमालय, बिहार के रोहतास पठार जिसमें गुप्त धाम के नाम से भी ये कंदरा जानी जाती हैं, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी तथा बस्तर जिले, पूर्वी घाट, विशाखापट्टनम के पास आदि में चुन्ना पत्थर पर ये निर्मित स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। अब जो है कास्ट स्थलाकृतियों के विकास के लिए जो आवश्यक जो दशा हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे, यानी जैसे तापमान कैसा चाहिए, चट्टानें कैसी चाहिए, ठीक है। जल में जो है किस प्रकार के जो जल में जो है आसानी से उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी क्या है, उसके आधार पे जो आवश्यक जो दशाएं हैं वो कितनी होनी चाहिए, उसी आधार पे कास्ट टोपोग्राफी का विकास होता है। तो कास्ट स्थलाकृतियों के निर्माण तथा विकास के लिए एकमात्र लाइमस्टोन शेल की उपस्थिति ही आवश्यक नहीं है, वरन कई ऐसी आवश्यक दशाएँ जिनके होने पर ही वास्तविक कास्ट स्थलाकृति का विकास हो पाता है। यहाँ तक कि लाइमस्टोन शेल की स्थिति भी विशेष प्रकार की होनी चाहिए, यानी ये भी ऐसा नहीं सभी जो चुने प्रदेश वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ हो जाए, यानी विशेष प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ तक कि लाइमस्टोन की शेल की स्थिति भी विशेष प्रकार की होनी चाहिए। साधारण तौर पर अग्रलिखित दशाएं कास्ट प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक हैं। जैसे पहला जो है वो कास्ट स्थलाकृतियों के आविर्भाव के लिए विस्तृत किंतु शुद्ध लाइमस्टोन शेल होना चाहिए। वास्तव में इस स्थलाकृति के लिए
सतह या सतह के नीचे घुलनशील चट्टान होनी चाहिए। इस सतह या सतह के नीचे घुलनशील चट्टान होनी चाहिए, तभी विकास हो पाएगा, जिसमें जल अपने रासायनिक कार्य द्वारा विभिन्न स्थलरूपों का विकास कर सकता है या कर सके। लाइमस्टोन के अलावा डोलोमाइट शेल में भी कुछ सीमा तक सहायक हो सकती हैं, और लाइमस्टोन शेल ऊपरी सतह के नीचे यानी करीब ही होनी चाहिए, और अधिक गहराई पर होने से गुलन क्रिया अधिक सक्रिय नहीं हो पाती हैं, और लाइमस्टोन शेल की परत या स्तर किसी भी रूप में हो सकते हैं, परंतु वलित स्तर अधिक अनुकूल होते हैं, यानी वलित जो स्तर होते हैं वो अधिक अनुकूल ये दशाएं यह होती है। दूसरी जो है वो है घुलनशील चट्टान में संधियों का विकास अच्छी तरह से होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, यानी बिना संधियों के विकास के चट्टानों की घुलनशीलता अधिक नहीं हो पाएगी। तो इस कारण जब शेल की संधियों तथा जिन छिद्रों से होकर चट्टानों को शीघ्र ये घुलाने लग जाते हैं, चट्टानों की पारगम्यता उसी सीमा तक अनुकूल मानी जाती है जब तक कि जल उनकी संधियों में अधिक मात्रा में समाविष्ट हो जाए, परंतु जल का सामूहिक रूपांतरण न हो सके। यदि शेल अधिक पारगम्य होती हैं तो जल तीव्रता से उसे पार करके नीचे आधार में पहुंच जाता है। इस स्थिति में चट्टानों में घुलन क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाती। ठीक है, तीसरी जो स्थिति है कौन कौन सी है, तो काष्ठ क्षेत्र में विस्तृत तथा गहरी घाटियाँ होनी चाहिए तथा उनके समीप ऐसे उच्च स्थलखंड हो जिनमें ऊपरी सतह के नीचे अधिक विस्तृत रूप में लाइमस्टोन शेल की स्थिति हो। इस दशा में उच्च भाग में लाइमस्टोन शेल की स्थिति हो। इस दशा के उच्च भाग की ऊपरी सतह से जब रिस कर लाइमस्टोन में पहुंचता है तो वहाँ के नीचे स्तर यानी ये उतर कर ढाल के ये अनुरूप नदी की घाटी में पहुंचने का कार्य या प्रयास करता है। इस क्रिया के दौरान कई रासायनिक कार्य द्वारा ये लाइमस्टोन क्षेत्र में ये घुलनशील क्रिया के कारण ये तरह तरह के छिद्रों तथा कंदराव का ये निर्माण ये करता है। चौथी जो स्थिति है वो कौन सी है, तो चूंकि काष्ठ प्रदेश विकास के लिए जो आवश्यक दशाएं जो हैं वो कौन सी है चौथी, तो काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण जल की रासायनिक क्रिया द्वारा ही होता है सामान्यतः। तो अतः क्षेत्र में भूमिगत जल की पूर्ति के लिए पर्याप्त जल होना चाहिए, और भूमिगत जल की पूर्ति मुख्य रूप से वर्षा द्वारा ही होती है। अतः काष्ठ क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में भी ये स्थित होना चाहिए। साधारण रूप में सामान्य दृश्य काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए अधिक अनुकूल है, और यदि भूपटल के समस्त काष्ठ प्रदेशों का अवलोकन किया जाए तो अधिकांश काष्ठ प्रदेश सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में ही ये स्थित हैं। अब है अपरदनात्मक स्थल रूप। अब जो है भूमिगत जल द्वारा भी जो जैसे अपरदनात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं और निक्षेपात्मक कौन से हैं। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे अपरदनात्मक स्थल रूप यानी इरोजनल लैंडफॉर्म्स। पहली जो मुख्य स्थलाकृति वो है लेक पिच। ये लेक पिच जो है जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आ जाता है तो भी अपने को ध्यान रखना है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते रहते हैं विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में, नदी द्वारा, वायु द्वारा या हिमानी द्वारा है। ठीक है, तो इसमें जो है भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है ये लेक पिच। घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती हैं। इस तरह की स्थलाकृति को ही लेक पिच कहते हैं, यानी जो उबड़ खाबड़ यानी ऊपरी जो सतह जो होती है घुलनशील क्रिया के दौरान जल की, तो वो क्या है अधिक जो है अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो असमान जो ये हो जाती है इसी को क्या कहते हैं, लेपिज कहते हैं इसी स्थलाकृति को। सामान्य रूप में लेपिज की रचना अत्यधिक सरल होती है और लाइमस्टोन की खुली सतह पर जल चट्टानों की संधियों को अपनी घुलन क्रिया द्वारा विस्तृत करने लगता है, जिस कारण छोटी छोटी शिखरिकाएँ का निर्माण हो जाता है और इनकी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, और इस तरह के खड़े किंतु पतले तथा नुकीले कटक स्तंभ के से रूप में एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा एक दूसरे से
ये संकरे विदर द्वारा अलग किए जाते हैं। इस तरह की आकृति को ही लेपिज कहा जाता है। ये नीचे डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो है जैसे बिल्कुल ये यहाँ पे जो है नुकीले एकदम, और छोटे छोटे विद्रोह द्वारा जो ये जुड़े रहते हैं और एकदम जो है नुकीले होते हैं, पास पास में ये कटक यानी नुकीले कटक या स्तंभ के से रूप में ये एक दूसरे से समानांतर होते थे तथा एक दूसरे से ये संकरे विदर द्वारा या दरार द्वारा अलग किए जाते हैं। इस तरह की आकृति को ही लेपिज कहा जाता है। लेपिज के कारण लाइमस्टोन क्षेत्र की ऊपरी सतह इतनी असमान हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा असमान हो जाती है कि उसे नए नंगे पाव पार करना कठिन होता है। और विभिन्न काष्ठ क्षेत्रों में लेपिज को अलग अलग नामों में, यानी जो अलग अलग देशों में इसको लेपिज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे ये डायग्राम जरूर बनाना है नोटबुक में, ठीक है, ताकि ये शिखर या विदर, शिखरिका आदि जो हैं इनका जो, अब जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड में इसे क्या कहते हैं, क्लेंट कहते हैं। जर्मनी में क्या कहते हैं इसको, तो जर्मनी में जो है इसको टेरेन कहते हैं, और सर्बिया में इसको वोगाज कहते हैं, और डालमेशियाई क्षेत्र में इसको लेपिज कहते हैं। डालमेशियाई जो क्षेत्र हैं उसमें इसको क्या कहते हैं, लेपिज कहते हैं, ठीक है। और सर्बिया में इसको वोगाज कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, अलग अलग क्षेत्रों या काष्ठ प्रदेशों में इसको लेपिज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भाषा अलग है लेकिन वो स्थलाकृति एक समान होती है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नाम अलग होने जाने से स्थलाकृति अलग होगी। तो लेपिज के निर्माण के विषय में मतभेद नहीं है। कई विद्वानों ने लेपिज के उदाहरण अन्य प्रकार की चट्टानों के से भी दिए हैं। फिजिक महोदय ने लेपिज के संबंध में बताया कि लेपिज का विकास मुख्य रूप से नंगी चट्टान की ऊपरी सतह पर बहुत से संगठन कणों की बनावट, चट्टान की संरचना, सतह के ढाल तथा चट्टान की सतह पर मिलने वाली वनस्पति के आवरण के अनुसार ही ये होता है। और लेपिज का निर्माण क्षैतिज स्तरों वाली चट्टानों पर नहीं होता है, यानी क्षैतिज यानी ये लंबवत जो स्तरों वाली जो चट्टान होती है वहाँ पे सामान्यतः होता है। इसके निर्माण के लिए सतह पर ढाल का होना आवश्यक होता है, ठीक है। अब तो दूसरी जो स्थलाकृति है वो है गोलरंध्र। गोलरंध्र की बात करें तो गोलरंध्र जो है, गोलरंध्र तथा उससे संबंधित जो रूप जो हैं, यानी ये क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं भूमि पर, सतह पर, काष्ठ प्रदेश में, तो उसी को गोलरंध्र के नाम से जाना जाता है। यानी चुनने के प्रदेश में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर यह सक्रिय गोलक बन जाता है, और चट्टान की संधियों में जल प्रविष्ट होकर उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर ये निकास का होता है। और इस घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से असंख्य छिद्रों का ये विकास हो जाता है, और छोटे छोटे छिद्रों को ही गोलरंध्र यानी सिंक लॉक यानी होल्स के नाम से, सिंक होल्स के नाम से इसको जाना जाता है, यानी गोलरंध्र। किसी भी विस्तृत काष्ठ क्षेत्र में गोलरंध्र कई सौ से लेकर हजारों की संख्या में हो सकते हैं। जैसे मेलट महोदय के अनुसार संयुक्त राज्य में दक्षिणी इंडियाना प्रांत के काष्ठ क्षेत्र में लगभग 3 लाख की संख्या में गोलरंध्र मिलते हैं, और वास्तव में गोलरंध्र चूने की चट्टान की ऊपरी सतह पर ही निर्मित गड्ढे होते हैं, और जिनकी गहराई कुछ मीटर से लेकर 10 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। परंतु सामान्य तौर पर इनकी गहराई 3 से 10 मीटर तक होती है, और क्षेत्रफल कुछ वर्ग मीटर से लेकर के कुछ एकड़ तक हो सकता है। और आकार की दृष्टि से गोलरंध्रों को 2 वर्गों में बांटा जाता है आकार की दृष्टि से, जैसे क्यूपाकार गोलरंध्र और दूसरा है बेलनाकार गोलरंध्र। अब जो है गोल द्वारा जो है जब छिद्रों का विस्तार होता है तो गोलरंध्र आकार में अधिक बड़े हो जाते हैं, और इस तरह से विस्तृत गोलरंध्र आकार में अधिक बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के जो विस्तृत गोलरंध्र को ही अपन क्या कहते हैं, विलियन छिद्र कहते हैं, ठीक है। यानी विस्तृत जो गोलरंध्र होते हैं उसी को विलियन छिद्र कहते हैं। और इनके निर्माण की जो प्रक्रिया पर विलियन रंध्रों को 2 वर्गों में रखा जाता है। उसके बाद में जो है ये गोलरंध्रों का ही ज़्यादा जो बड़े इनकी गहराई और इसकी बढ़ जाती है और विस्तार हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, विलियन छिद्र कहते हैं।
ये किन किस के कारण से यानी वर्गों में रखा जाता है। पहला जो है वो गोलन क्रिया के दो कारण विस्तृत रंध्र। तो इस प्रकार के छिद्रों के विकास तथा संवर्धन के लिए में चट्टान की भौतिक अवस्था या चट्टान का ध्वस्त होना या मुड़ना या भ्रंशित होना आदि का क्षय कदापि नहीं होता है और गोलीकरण के फलस्वरूप इनका निरंतर विकास या नीचे की ओर विकास हो जाता है। और इस तरह के विलयन रंध्रों को गोल द्वारा निर्मित छिद्र होते हैं और जब इनके छिद्रों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उन्हीं को क्या कहते हैं, डोलाइन, यानी जो तीसरे प्रकार की जो स्थलाकृति हैं गोल रंध्र। और गोल रंध्र के बाद में विलयन छिद्र, और विलयन छिद्र का जो ज़्यादा विस्तार हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, डोलाइन कहते हैं। तो पूर्ववर्ती युगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश में विस्तृत क्षेत्रों को डोलाइन तथा सर्बिया में डोलिनास के नाम से इसको जानते हैं या कहते हैं। अब दूसरी जो प्रकार जो है, जैसे ऊपरी सतह के नीचे रिक्त स्थान के कारण सतह के धस जाने अथवा ध्वस्त हो जाने से निर्मित विलयन रंध्रों को ध्वस्त रंध्र कहते हैं। इनका निर्माण ऊपरी सतह के आकस्मिक ध्वस्त हो जाने से पर होता है, यानी आकस्मिक ध्वस्त हो जाने से विलयन रंध्र के जो ध्वस्त होने से इसका निर्माण होता है। इस ध्वस्त छिद्रों के किनारे खड़े होते हैं, यानी एकदम लंबवत यानी वर्टिकल होते हैं। डोलाइन से कुछ भिन्न छिद्र भी होते हैं। डोलाइन से कुछ भिन्न छिद्र जिसे गोल पटल कहा जाता है, और डोलाइन की अपेक्षा गोल पटल उथला यानी कम गहरा, परंतु आकार में ये अधिक विस्तृत होता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियाना प्रांत में ये लास्ट नदी क्षेत्र का जो है एक गोल पटल इतना अधिक विस्तृत है कि उनका क्षेत्रफल लगभग 30 एकड़ तक है। और कभी कभी मृत्तिका द्वारा डोलाइन का निचला छिद्र बंद हो जाता है, जिससे जल रिस कर नीचे नहीं जा पाता है। इस कारण से डोलाइन में जल रिस कर नीचे नहीं जा पाता है, तो उसको इस कारण से वहाँ पे क्या है, झील का यानी कास्ट झील का ये विकास हो जाता है। तो डोलाइन में जल का संचयन हो जाता है, जो छोटे छोटे शिलों का निर्माण, छोटी छोटी झीलों का ये निर्माण हो जाता है। और इसी झीलों को अपन क्या कहते हैं, कास्ट झील की संज्ञा प्रदान की जाती है। और कुछ समय बाद जब छिद्र को बंद करने वाला कुछ मलबा हट जाता है, जिस कारण झील का मलबा नीचे चला जाता है, तो झील लुप्त भी हो जाती है। और धरातली सतह के ध्वस्त होने से निर्मित चट्टानी दीवार वाली खड़े ढाल से युक्त गर्त को कॉकपिट भी कहते हैं। ये कॉकपिट जो स्थलाकृति है, ये भी जो है सामान्यतः कंपटीशन में पूछते रहते हैं। तो ये जो अपन ने आज देखा है कौन कौन सी जो अपरदनात्मक द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, तो आज जो है 30। इसके बाद में जो अगली जो स्थलाकृति है वो है कास्ट खिड़की। कास्ट जो खिड़की है, जब डोलाइन या विलयन रंध्र की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से विलयन छिद्र का निर्माण होता है तथा जब उसका ऊपरी भाग खुला होता है तो उसे कास्ट खिड़की कहते हैं। एक बार और बताया था हमको, यानी कास्ट खिड़की, ठीक है, कास्ट खिड़की या कास्ट विंडो भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है जब डोलाइन या विलयन रंध्र की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से वृहत छिद्र का निर्माण हो जाता है तथा जब उसका ऊपरी भाग खुला होता है तो उसे कास्ट खिड़की, ऊपरी जो भाग होता है वो क्या होता है, खुला होता है, क्योंकि इसके द्वारा भूमिगत जल प्रवाह तथा अन्य स्थल रूपों का अवलोकन किया जा सकता है। इन खिड़कियों का आकार छोटे रूप से वृहत रूप तक हो सकता है, ठीक है। अब जो अगली जो स्थलाकृति है अपरदनात्मक कार्य द्वारा भूमिगत जल की, तो वो है युवाला, ठीक है। युवाला जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। इसका जो है थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये जो है युवाला के लिए पुनः हिंदी में ये सकुंड या शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है। और युवाला का जो निर्माण है कई रूपों में क्या होता है, और निरंतर ये गोलीकरण के फलस्वरूप ये कई डोलाइन जो है एक साथ मिल जाते हैं और बहुत बड़े जो गोल रंध्र जिसको अपन कह सकते हैं, तो बहुत बड़े यानी गोल रंध्र से विलयन रंध्र बड़े होते हैं और विलयन रंध्र से डोलाइन, और डोलाइन जो है कई डोलाइन एक साथ मिल करके युवाला स्थलाकृति का ये निर्माण करते हैं। तो आज बहुत हैं, आगे अगले वीडियो में अपन देखेंगे बाकी जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। धन्यवाद।